इस बार मैं तो कह रहा हूँ सातों की सातों सीटें आरएलपी के पक्ष में जाएगी और अच्छा समीकरण बनेगा। सबसे पहले नरेश जाट के साथ में जो सुसाइड नोट था, उसने जाते जाते ये लिख के गए थे कि हमको हनुमान जी से उम्मीद है और वही हमें न्याय दिलाएंगे। तो उन हरीश जी चौधरी ने एक बयान दिया था कि गहलोत साहब की अगुवाई में ये सब हो रही है, ये पार्टी का नेतृत्व यूं माने तो इनडायरेक्टली या इंडिविजुअली रूप से गहलोत साहब ये कर रहे हैं तीसरे मोर्चे को। हनुमान बेनीवाल को आप किस लेवल का मानते हैं? वो इन फ्यूचर मुख्यमंत्री दावेदार के लायक है या फिर किस बड़े तंत्र में या किस बड़ी गद्दी पे वो बैठने के लिए आप उनको किस चीज़ के लिए डिजर्व मानते हैं? हनुमान जी किसी के साथ नहीं मिले हुए, किसी की बी टीम नहीं है, किसी की सी टीम नहीं है, अपने आप में एक पार्टी है। लोग हनुमान जी बेनीवाल को कुछ लोग जातिवादी बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं वो समुदाय विशेष के लिए काम करते हैं। बाकी हनुमान जी के पास कोई भी जाता है तो उसकी जाति, धर्म या गांव या एड्रेस पूछ के कोई काम नहीं करते हैं। वो तो सबसे पहले उसकी मदद करते हैं और कभी ये नहीं पूछते तू किस जाति का है, क्या है। तो ये तो लोगों की बौखलाहट है। मैं हूँ उमेद चारण और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है उन्हें आप भली भांति जानती। उमेद राम जी बेनीवाल आरएलपी के दिग्गज नेता, राजस्थान भर में इनका नाम बहुत लोकप्रिय है और इस बार इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो आम खास नेताओं ने या फिर जो सूबे में बैठे तंत्र के बड़े बड़े नेताओं ने भी नहीं उठाए। उमेद राम जी से मेरी कुछ बातें होगी आगामी आरएलपी चुनावों को लेकर। मैं इनसे 2 से 4 सवाल करूंगा। एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। उमेद राम जी, आपका स्वागत है थार तक न्यूज़ की इस वीडियो। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज आप चौहटन के बिसारनिया गांव गए थे, किस विरोध में गए थे या किस ज्वलंत मुद्दे के लिए आप गए थे? वहाँ पे पिछले 7-8 दिन से धरना चल रहा है। शहीद मूड़ा राम जी चंवर जो 96 में जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों की मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, उनको लेकर उनकी मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद चल रहा था और उनकी प्रतिमा वहाँ लगाई हुई थी गांव के चौराहे पर। कुछ असामाजिक तत्वों ने उस प्रतिमा को वहाँ से हटा दिया था, तस्वीर जो लगी हुई थी, और निर्माणाधीन जो सर्किल था उसका कोई कारणवश स्टे वगैरह चल रहा था और अभी स्टे समाप्त हुआ और वापस मूर्ति और लगाने और सर्किल बनाने के हिसाब से कोई विवाद चल रहा था। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के स्थानीय नेता कोई भी उनको सूद लेने नहीं गए और 10 दिन से वहाँ धरना चल रहा है और प्रशासन वगैरह ने कोई कार्रवाई करके उनके बारे में शहीद परिवार से बातचीत करने के लिए नहीं गए थे। और सबसे पहले आरएलपी के जवानों ने वहाँ जाके इस मुद्दे को हाईलाइट किया और आज हम जहाँ गए थे तब एसडीएम साहब को वहाँ बुलाया और डिप्टी साहब भी आए और वार्ता हुई थी वहाँ। सब आप किसानों के लिए फसल बीमा क्लेम को लेकर लगातार ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे काम कर रहे हो और लड़ाई बिना किसी आपके स्वार्थ के आप लड़ रहे हो, तंत्र में बैठी सत्ता के लोग भी नहीं लड़ रहे। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी आप लड़ रहे, वो क्या मुद्दा है, उनको आप न्याय दिलाने? देखिए, किसानों का 2018 का फसल बीमा क्लेम है वो अभी तक नहीं मिला है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन दोनों ये किसान बीमा कंपनियों से मिले हुए हैं, इस वजह से उनका क्लेम नहीं आ रहा है। 2018 का क्लेम भी 60% लोगों का नहीं आया है और उसके बाद में लगातार क्लेम आ नहीं रहा है और 2021 में पूरा फसल खराब है 100% होने के बाद में भी अभी तक किसानों को क्लेम नहीं मिला है। और किसान अपने क्लेम को लेकर बार बार आंदोलित हुए और कई बार आरएलपी ने ज्ञापन दिया। जब हम किसानों की आवाज़ उठाते हैं उसके तुरंत बाद में मंत्री जी का ट्वीट आ जाता है, फेसबुक पे आ जाता है कि हम अभी ये विचाराधीन है, जल्दी सॉल्व होने वाला है। और कई बार अखबारों के अंदर आ गया कि अभी 15 दिन में हो जाएगा, दीपावली के ऊपर क्लेम आ जाएगा। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि अभी तक किसान उस क्लेम की तरफ देख रहे हैं और क्लेम आया नहीं। और दूसरी बात, वृद्धावस्था पेंशन रिन्यूअल की प्रक्रिया है वो इस बार सरकार ने बहुत ज़्यादा जटिल कर दी है। पहले मोबाइल पे ओटीपी आने से रिन्यूअल हो जाता था और नॉर्मल जो प्रोसीजर थे डॉक्यूमेंट भेजने के बाद पटवारी सत्यापन करके भेज देता था, लेकिन आजकल ई मित्र पे जाकर उनको फिंगर लगाना, आई स्कैन करना, इतना जटिल प्रक्रिया हो गई है कि हर कोई करवा नहीं पा रहा। और फिंगर भी बुजुर्गों के कुछ वहाँ मशीनें मान नहीं रही है, तब उनको भी बार बार जाना और परेशानी हो रही है। तो इस प्रक्रिया को, जटिल प्रक्रिया है, इससे पेंशनधारियों को बहुत तकलीफ आ रही है। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से कि वो उस जटिल प्रक्रिया को सरल करे ताकि उन पेंशनधारियों को फ़ायदा मिल सके। उमेद राम जी, बजरी को लेकर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा गर्मजोशी वाला मामला आरएलपी ने बनाया था, वो भी खासकर बाड़मेर जिला मुख्यालय में उमेद राम जी बेनीवाल नाम एक ऐसा नाम आ रहा था जो बजरी में दरों को लेकर जो बढ़ोतरी है और गुंडागर्दी, रॉयल्टी कर्मी जो गुंडागर्दी कर रही, कई लोगों की जाने भी गई। इसको लेकर आपने बहुत ही
मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया था, आक्रोश जताया था और जिला मुख्यालय पर हज़ारों की संख्या में आपको जन समर्थन भी मिला था। उसको लेकर उस लड़ाई का क्या परिणाम रहा, उसको कितनी उसमें आपको देखिए, बजरी का आंदोलन अभी 80 दिन हो गए हैं आज और लगातार चल रहा है। और बजरी जो राजस्थान के अंदर, बाड़मेर में तो राजस्थान पूरे के अंदर तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बजरी की उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करता है। कई जगह खानों से निकाल कर और क्रैश से प्रोसीजर होके और वाशिंग होके बजरी उपलब्ध होती है, कई जगह अलग मिलती है। लेकिन बाड़मेर में बजरी के अथाक भंडार है और सरलता से बजरी मिलती थी और कोई कमी नहीं है, क्योंकि लूनी नदी बाड़मेर लूनी से शुरू होकर या सिणधरी होकर गांधव तक जाती है और अथाक बजरी है, बजरी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसको इश्यू बनाया गया एक, और लुटेरे ठेकेदार को यहाँ ला के बैठा दिया, और जिसका पूरे राजस्थान के अंदर 80% ठेके उसी के हैं, क्योंकि दोनों सरकारों को भी योग्य ठेकेदार नहीं मिला। कोई इस प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल किया है। सरकार के लोग मिले हुए हैं, पहले बीजेपी वाले मिले हुए, अभी कांग्रेस वाले उस ठेकेदार के साथ में मिले हुए हैं। जो बजरी की गाड़ी यहाँ 2000 रुपये में भराई जा रही थी, 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये में फुल गाड़ी भरी जा रही थी, वही गाड़ी भरने के अभी 20,000 रुपये, 18 से 20,000 रुपये ले रहे हैं। और एक तरीके से मतलब लूट कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो सरलता से उपलब्ध हो रही थी बजरी और उसके अंदर कोई खर्चा नहीं आ रहा, सीधी मशीन जाती है गाड़ी और 500-700 रुपये भराई का खर्चा आता है, 500-700 रुपये रॉयल्टी के लगते हैं, 1000-1200 रुपये खर्चा है। और लीज़ का भी मान लें, पहले प्राइवेट लीज धारक साल भर चलाई थी तो वो 1500 से 2000 रुपये में बजरी गाड़ी भरवा रहे थे और सही सिस्टम चल रहा था। एक तरफ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, नरेगा चल रही है और पीएम आवास चल रहे हैं, और मेन बजरी आ ही नहीं रही है, तो पीएम आवास और नरेगा के काम कैसे हो? पूरे जिले के सरपंच परेशान हैं, सरकारी काम जो हो रहे हैं, सरकारी योजनाओं के, वो काम बाधित हो रहे हैं। और जो भी काम पीएचडी पीडब्ल्यूडी के हो रहे हैं तो उनके भी कॉस्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और रिफाइनरी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है राजस्थान के अंदर, इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लग रही है, उसमें भी कॉस्ट के हिसाब से वो महंगा पड़ रहा है। और एक लुटेरे ठेकेदार को यहाँ आके पूरी जनता को और लूटने के लिए बैठा दिया है। इसके खिलाफ हमने जो आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन अभी भी हमारा चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इसमें हमारे को सफलता मिलेगी। और ये आंदोलन हमारा शुरू होने के बाद में, पहले ज्ञापन दिया था, उसके बाद में कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने मिलकर ये श्रेय लेने की कोशिश की और फॉर्मेलिटी करके 150 रुपये कम करवा दिए थे। लेकिन हमारी मुख्य मांग है कि ट्रैक्टर जो किसान का साधन है, पहले ऊँट गाड़े की श्रेणी में लेकर जो हाथ से भर के लाते हैं ट्रैक्टर, वो तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और बाकी बजरी की जो गाड़ी भर के लाते हैं उसकी वाजिब रेट होनी चाहिए, ताकि किसानों को इस तरीके से लूटा ना जा सके और आम आदमी की लूट ये बंद हो। रीट, सेकंड ग्रेड और इसके अलावा कई बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो अभ्यर्थी देने वाले थे, एक साल भर तक पढ़ते हैं, लास्ट में ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर विभाग से, इस परीक्षा विभाग से जुड़े लोग ही वो करवाते हैं, ऐसा बताया जाता है। राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इससे संलिप्त पाई जाती है। आरएलपी ने पिछली कुछ सालों से देख रहे हैं, लगातार जब छात्रों के साथ अत्याचार या छात्रों के साथ धांधली वाली चीज़ें हुई, उनके साथ अन्याय हुआ, वहाँ आरएलपी ने सबसे पहले जिला मुख्यालय पर, हर जिला मुख्यालय पर ये मुद्दे उठाए। बिल्कुल आरएलपी जब भी किसी भी पीड़ित के साथ में, शोषित दलित के साथ में अन्याय होता है तो सबसे पहले आरएलपी आवाज़ उठाती है। और इस बार भी आरएलपी ने हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार सबसे पहले सभी जिला मुख्यालयों का घेराव किया और ज्ञापन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जो बार बार ये घोटाले हो रहे हैं, भर्तियाँ निरस्त हो जा रही है और सरकार बिल्कुल निकम्मी है, कोई उनका कंट्रोल नहीं है। जब भी भर्तियाँ होती है, एक तो भर्तियाँ निकलती नहीं है, जब भी निकलती है तो उनकी सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और आरपीएससी में बैठे लोग, सरकार के सिस्टम में बैठे लोग, मंत्रालय के लोग, सबकी मिली भगत के बिना हर बार पेपर आउट होना संभव नहीं है। पिछली बार भी पेपर आउट हुआ था, एसओजी ने जांच की थी और बहुत सारे लोग जो एंड यूजर थे वहाँ तक तो गई, लेकिन मेन समस्या की जड़ तक नहीं पहुँच पाए। उसमें कई नेताओं के नाम भी आए, कई संदिग्ध लोग थे, उनके नाम भी आए, लेकिन खाना पूर्ति हुई। खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ लोगों को पकड़कर उनको भी वापस छोड़ दिया। और कहने को तो कह रहे हैं कि हमने बहुत सख्त कानून बनाए, लेकिन कानून का किसी को भय नहीं है, कानून नाम की चीज़ नहीं है। राजस्थान के अंदर अपराधी खुले घूम रहे हैं और अपराधियों में बिल्कुल कानून का कोई भय नहीं है। भय होता तो बार बार ये पेपर लीक नहीं होते। एक किसान अपने बेटे को बड़ी उम्मीदों के साथ में बड़ा अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च कर दिन रात ठंडी में सर्दी में
बड़ी परेशान होकर मेहनत कर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता है और उनका एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़कर आगे सरकारी नौकरी में जाए, रोजगार मिले, क्योंकि नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे तो कोई नौकरी 3rd ग्रेड की और 1st ग्रेड की कोई नौकरी करने वाले है नहीं। मेन किसानों के बच्चे हैं, उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होता है। जब कई बच्चे पिछले 10 साल से यही सिलसिला चल रहा है, कांग्रेस में, बीजेपी में भी यही हो रहा था और कांग्रेस में भी यही हो रहा है, और ज़्यादातर भर्तियाँ पेपर आउट हो जाते हैं, कुछ का खुलासा नहीं होता है और वो पेपर आउट होके और बेईमान लोग बेईमानी करके यहाँ भर्ती हो जाते हैं और जो मेहनत करते हैं लोग उनको आ नहीं पाते हैं। तो ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, बिल्कुल विफल रही है। तो लाखों परीक्षार्थियों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसकी सीबीआई जांच की हमने मांग की थी और ये सीबीआई की जांच हो और ईडी वगैरह जो संदिग्ध हैं उनके ऊपर छापे मारे, क्योंकि कुछ जो कोचिंग वाले हैं हो सकता है वो मिले हुए हैं, उनके साथ में आरपीएससी के जो अधिकारी हैं, उनके अंदर जो लोग बैठे हैं, उनके साथ में मिलकर मिली भक्ति के बिना ये काम संभव नहीं है। और जब तक आंदोलन, हमने अभी तो ज्ञापन दिया है, अभी बड़े स्तर पे भी इसका आंदोलन होगा और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इसके बारे में हमेशा आंदोलनरत रहेगी आरएलपी और अभ्यर्थियों को न्याय दिला के रहेंगे। आपकी पार्टी के सुप्रीमो साहब है हनुमान बेनीवाल, कभी मोदी से उनकी बातचीत हो जाती है या मोदी से वो दबंगाई से बात करते हैं मुद्दों को उठाने के लिए, सदन में भी मुद्दे उठाते हैं, कभी वसुंधरा से, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो तंत्र में बैठे हैं उनसे वो दबंग तरीके से न्याय या फिर मुद्दों को लेकर वो बेबाक होकर लड़ते हैं, लड़ाकू कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हनुमान बेनीवाल को आप किस लेवल का मानते हैं, वो इन फ्यूचर मुख्यमंत्री दावेदार के लायक है या फिर किस बड़े तंत्र में, किस बड़ी गद्दी पे वो बैठने के लिए आप उनको किस चीज़ के लिए डिजर्व मानते हैं? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर जो एक कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन टाइप चल रहा है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है और जनता के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो हनुमान जी ने लड़ना सिखाया, क्योंकि खुद एक लड़ाके हैं, खुद एक ईमानदार और एक निडर आदमी है, वही लड़ सकता है। जो बेईमान होता है, जो दिल में पाप होता है, वो कभी लड़ नहीं सकता। हनुमान जी एक सच्चे जन सेवक हैं और हर दलित पीड़ित शोषित की आवाज़ हमेशा उठाई है। जब विधानसभा में विधायक थे तो हमेशा वो विधानसभा के अंदर जवानों की, किसानों की, दलित की, पीड़ित की आवाज़ उठाते थे और उसी प्रकार अब दिल्ली के अंदर हैं तो राजस्थान सहित पूरे देश के जवानों, किसानों, शोषित पीड़ित के मुद्दे हमेशा बेबाक तरीके से उठाते हैं, क्योंकि वो बेदाग हैं और निडर हैं और न उनके ऊपर आज दिन तक कोई आरोप लगा है और वो एक अच्छे और सच्चे मन से जनता की सेवा के लिए हर मुद्दों से लड़ते रहते हैं। इसलिए उन्होंने आरएलपी पार्टी बनाई और आरएलपी पार्टी कुछ बिल्कुल कम समय के अंदर बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया और अभी 2023 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और राजस्थान की जनता के सामने एक अच्छा विकल्प भी है। हरीश जी चौधरी ने एक बयान दिया था कि गहलोत साहब की अगुवाई में ये सब हो रही है, ये पार्टी का नेतृत्व यूँ माने तो इनडायरेक्टली या इंडिविजुअली रूप से गहलोत साहब ये कर रहे हैं तीसरे मोर्चे को। क्या कहना चाहोगे? उसका प्रत्युत्तर उम्मीदवार जी के शब्दों में क्या होगा उसका? ऐसा है कि कई बार हनुमान जी पे आरोप लगाते रहते हैं लोग, क्योंकि हनुमान जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए कभी बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ में मिली भगती का आरोप लगाते हैं, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ में आरोप लगा रहे। ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी कांग्रेस के ही नेता ने ये आरोप लगाया है, तो मैं तो इनको एक खुली बौखलाहट कहूँगा। उनकी बिल्कुल एक बौखला गए हैं कि उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि जब बाड़मेर में वो आए थे उनके ऊपर मुख्यमंत्री ने मिलकर इनको बहाना बनाकर, टारगेट बनाकर हनुमान जी और कैलाश जी के ऊपर हमला करवाया था। वही उनकी एक बौखलाहट थी, क्योंकि अशोक गहलोत खुद परेशान है, उसके बेटे को जोधपुर के अंदर एमपी का चुनाव हरवाने के बाद में वो भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही उनके रूह कांपते हैं और इन्होंने हरीश जी को आगे करके जब हमला कराया, उसके बाद में अब हरीश जी पंजाब के प्रभारी थे, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। यहाँ जो अपना मंत्री पद था वो भी आसपास जी नहीं बैठा तो वो पद भी गंवा दिया। उसके बाद में बिल्कुल हताश हुए, उनकी बौखलाहट ये साफ नज़र आ रही है। तो इस तरीके के अनगढ़ बयान देते हैं। हनुमान जी किसी के साथ नहीं मिले हुए, किसी की बी टीम नहीं है, किसी की सी टीम नहीं है, अपने आप में एक पार्टी है और जनता के सामने विकल्प है और कांग्रेस बीजेपी के सामने विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आरएलपी 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करेगी और सत्ता के अंदर अपना सरकार बनाएगी, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है।
लोग हनुमान जी बेनीवाल को कुछ लोग जातिवादी बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि वो समुदाय विशेष के लिए काम करते हैं, पर हमने कभी कभार ऐसा देखा है कि पिछली बार अभी भूंगरा में एक राजस्थान और मारवाड़ की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी, उसमें हनुमान जी बेनीवाल ने सबसे पहले वो मुद्दा उठाया, उसके बाद बाकी वाले राजनेताओं ने बाद में उठाया। देखिए, लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए हनुमान जी हमेशा पीड़ित की, मैंने आप शुरू में ही बताया, शोषित दलित पीड़ित जो जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है उन वे हनुमान जी के पास जाते हैं, तब सुनवाई होती है। तो वो हमेशा जब कभी किसी के साथ में अन्याय होता है तो सबसे पहले वो ढाल बनकर आगे खड़े होते हैं, आगे की पंक्ति में मिलेंगे, पहले भी मिले हैं और आगे भी जब भी किसी के साथ में अन्याय होगा तो उसको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले आगे की पंक्ति में खड़े मिलेंगे। उनके दिमाग में कभी कोई जातिवाद का और ये लोग आरोप लगाते हैं तो उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को उनको हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए वो बार बार ये आरोप लगाते हैं। बाकी हनुमान जी के पास कोई भी जाता है तो उसकी जाति, धर्म या गांव या एड्रेस पूछ के कोई काम नहीं करते हैं, वो तो सबसे पहले उसकी मदद करते हैं और कभी ये नहीं पूछते तू किस जाति का है, क्या है। तो ये तो लोगों की बौखलाहट है, इस वजह से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो काम करने की स्टाइल है वो सबसे अलग है। और जब जो भी आस लेके जाता है उनको वो न्याय दिला के ही रहते हैं। आपने पिछली बार भूंगरा का आपने खुद ने बता दिया, उससे पहले नरेश जाट के साथ में जो सुसाइड नोट था, उसने जाते जाते ये लिख के गए थे कि हमको हनुमान जी से उम्मीद है और वही हमें न्याय दिलाएंगे, तो उनको भी न्याय दिलाया। आप बेल्ट बंद फोर्स के अंदर आपने पहली बार देखा होगा कि वहाँ बड़े अधिकारी जयपुर दिल्ली से आए और उसके साथ में न्याय दिलाया। और उसके साथ साथ में पहले भी एक दो केस ऐसे हुए थे जो सुसाइड के, उनकी पेंशन वगैरह भी नहीं हुई थी, नौकरी वगैरह, वो भी साथ साथ में काम कराए। हनुमान जी ने जो भी मुद्दे हाथ में लिए हैं तो बखूबी से निभाए हैं और उनको सफलता मिली है। उमेश जी, इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में आरएलपी कितना मत पालेगी या कितना समर्थन पालेगी? क्या लगता है कितनी सीटें? राजस्थान की बात करें, इसके बाद आप बाड़मेर की बताइए। अब इस बार आरएलपी पूरे राजस्थान में 200 की 200 सीटों के ऊपर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और रणनीति बनाकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आपने उपचुनाव में देखा होगा, अभी साड़ा के अंदर सेकंड आई थी और सुजानगढ़ वगैरह, अभी सरदार सर के अंदर जो चुनाव हुए वहाँ भी आरएलपी को बहुत अच्छा मत मिला है। जनता अब ऑप्शन देख रही है कि इतने दिन तो ऑप्शन नहीं था कि कांग्रेस बीजेपी से तंग आकर कांग्रेस की तरफ मुंह मोड़ लेती थी और कांग्रेस से मन भरता था तो बीजेपी की तरफ जाती थी। अभी जनता के सामने ऑप्शन है और हनुमान जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठाया है उसमें बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। और जहाँ भी उपचुनाव हुए हैं तो बड़ी पार्टी ने अच्छी टक्कर दी है, इसलिए अभी 2023 में बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। अगर किसी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो भी इनके खिलाफ है कांग्रेस बीजेपी के, उनके साथ में मिलकर अच्छी रणनीति बनाकर पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी और बिल्कुल सफलता मिलेगी और अपना 2023 के अंदर परचम लहराएगी। बाड़मेर में 7 सीटों में आप पूरे आश्वस्त, आपके तजुर्बे से बताइए, आप कॉन्फिडेंट होकर बताइए कि इतने तो श्योर लेके ही आएगी आरएलपी? हमारा तो ऐसा है कि अच्छा तालमेल बैठ गया और अच्छे अपने को कैंडिडेट मिल गए, जो हमारी बातचीत चल रही है लोगों से, तो हम तो सातों की सातों सीट जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं। और जब भी राजस्थान में सत्ता की परिवर्तन होता है तो शुरुआत मारवाड़ से होती है। आप पिछले 2-3 बार में देख लीजिए, इस बार कांग्रेस को 6 सीटें आई तो कांग्रेस की सरकार बनी, पिछली बार बीजेपी को यहाँ से 6 सीटें मिली थी तो बीजेपी की सरकार मिली, और इस बार मैं तो कह रहा हूँ सातों की सातों सीटें आरएलपी के पक्ष में जाएगी और अच्छा समीकरण बनेगा। शुरुआत यहाँ मारवाड़ से होगी, पश्चिम राजस्थान से होगी और जयपुर के अंदर आरएलपी अपना राज बनाएगी। बिल्कुल, आपको अग्रिम बधाई हो। आरएलपी अगर सक्षम होती है तो आपके लिए बड़े गर्व की बात है। उमेश जी, बाड़मेर में क्या लगता है, कांग्रेस में मेवाराम जी को टक्कर देने वाला कोई है तो इस बार कौन है? अब कांग्रेस में तो मेवाराम जी लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तो 2023 की शुरुआत है। आते आते देखिए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो मुकाबला अच्छा आपको दिख जाएगा और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट बाड़मेर से हम उतारेंगे और बाड़मेर में ही आरएलपी जीतेगी। सब आरएलपी ने अपने उम्मीदवार सातों जगह तय कर लिए हैं या फिर वो समय के अनुसार बताया जाए? देखिए, योग्य उम्मीदवारों से हमारी बातचीत चल रही है और जैसा समीकरण बनता है उस हिसाब से ईमानदार, नेक, निर्भीक और अच्छे उम्मीदवारों की तलाश है और उनसे बात भी चल रही है। एंड वक्त पे अपने उम्मीदवार तय करके उतारेंगे और मजबूती से पूरे बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में डट के मुकाबला करेंगे। जी, धन्यवाद। जिस प्रकार से आरएलपी जनता से जुड़े परोपकारी मुद्दे बिना किसी स्वार्थ के उठा रही है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक वो जनता को अपनी तरफ खींच के सूबे और तंत्र में आरएलपी अगली सरकार के रूप में हमारे को
बैठी दिखाई देगी। एक बार इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।